हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से महान शासक थे इस साम्राज्य के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित किसी यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गया। नंद वंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उसका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरी सभा में हुए इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाई। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक मौर्य परिवार के बालक को शिक्षा दीक्षा दी और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर उसी बच्चे को मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठा दिया। वही बालक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य लौह युग से संबंधित भौगोलिक दृष्टि से व्यापक ऐतिहासिक शक्ति था। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की महिमा को शिखर तक पहुंचाया, वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मौर्यों के शासन काल में भारतीय इतिहास में पहली बार राजनीतिक एकता हासिल हुई थी। भारत गंगा के मैदान की विजय के साथ साम्राज्य केंद्रित हो गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आज हम उसे पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में है। सरकार के गणतंत्र और कुलीन तंत्र का अंत हो गया और मौर्यों के अधीन राजशाही उत्कृष्टता तक पहुंच गई। साम्राज्य साहित्य, कला, वास्तुकला और शिलालेखों के क्षेत्र में उनकी असाधारण रचनात्मकता के लिए जाने जाते हैं। अशोक चिन्ह की शेर, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी युग से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य 180 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गया और मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ईसा पूर्व होता क्या है। ईसा पूर्व को ऐसा माना जाता है कि क्राइस्ट के जन्म से पहले के जितने भी साल हैं उनको हम ईसा पूर्व मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए हम एक छोटी सी उदाहरण लेके समझ लेते हैं कि अगर आज जो हमारा साल है अगर वो 2022 है और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच का डिफरेंस ये होगा 2022 ये साल है तो 2021 साल इधर और 322 साल उधर। तो अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2021 साल और 322 2343 साल टोटल हो गया। 2343 साल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। अब हम मौर्य साम्राज्य की वंशावली के बारे में जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में कितने शासक हुए, उन्होंने कब से कब तक शासन किया। आप लोग इस टेबल को देख लीजिएगा। वैसे मैं एक दो बता देता हूँ। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, तो 322 ईसा पूर्व में उन्होंने स्थापना की थी और 297 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने 297 से 272 या 268 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर सम्राट अशोक आए जिन्होंने 272 से 232 तक शासन किया। अब ऐसे ही ये सारे शासक लोग हैं, आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ब्राह्मणवादी परंपराओं के अनुसार उनका जन्म नंद दरबार
में एक शूद्र महिला से हुआ था, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र में मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नंदों की गिरावट और कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंका और खुद को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। उत्तर पश्चिमी भारत सेल्यूकस के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्रों को सेल्यूकस से मुक्त कराया। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में से कुछ ही हिस्से ऐसे थे जो मौर्य शासन के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक था जिसने सारी शक्तियां अपने हाथों में रखी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल जो है वो 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार मौर्य के बारे में। बिंदुसार मौर्य ने 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत पर राज्य किया था। उनका जन्म 320 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता दुर्धरा धनानंद की पुत्री थीं। बिंदुसार अपने माता पिता की इकलौती जीवित संतान थे, क्योंकि उनके बड़े भाई केसनाग जन्म लेते ही मृत्यु को प्यारे हो गए थे। जब बिंदुसार अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, परंतु बिंदुसार को आचार्य चाणक्य ने किसी तरीके से बचा लिया और उसके बाद उसका पालन पोषण शाही दासियों द्वारा राजमहल में ही किया गया। बिंदुसार को बिंदुसार नाम आचार्य चाणक्य ने ही दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। आचार्य चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त के भोजन में कुछ मात्रा में जहर मिला देते थे ताकि चंद्रगुप्त की जहर के प्रति इम्यूनिटी बनी रहे। एक दिन चंद्रगुप्त ने जहर मिला हुआ भोजन अपनी गर्भवती पत्नी दुर्धरा के साथ खा लिया। दुर्धरा की प्रसूति होने में 7 दिन ही बचे थे, तो उस जहर के कारण दुर्धरा की मौत हो गई और बिंदुसार अभी तक पेट में ही थे। जब आचार्य चाणक्य को यह बात पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी चाणक्य ने दुर्धरा की पेट को चीर के गर्भ से बच्चा निकाल लिया, परंतु बच्चे के सिर में जहर की कुछ बूंदें पहुंच चुकी थी। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक उससे जहर से मुक्त किया और उस बच्चे को बचा लिया। बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किए थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 ही विवाह किए थे। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें अशोक, वीताशोक और सुसीम का नाम प्रचलित रहा। अशोक और वीताशोक दोनों ही एक माता के पुत्र थे। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिणी राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कलिंग। उनका शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री बने रहे। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफ़ी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छठ राज्य किया था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे, जिनका नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल और कनाल था। उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम चारुमती था। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वो ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। अशोक
ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की। सम्राट अशोक ने 284 ईस्वी पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफ़ी दुखी हुए थे। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार का आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार करने का प्रण भी लिया। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध की घटना के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसी धर्म के अनुयायी बने रहे। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानवता के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद है कि कम समय में आप अपने भारत के इतिहास के बारे में जान सकें, उन सब चीज़ों को जान सकें जो कि हमने सुना हुआ है बट इनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी नहीं होती है। सो यही हमारा मकसद है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।